हाय, वेलकम टू स्टडी आय क्यू. स्टडी आय क्यूमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. माझे नाव राकेश गवालरे और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एमपीएससी राज्य सेवा का जो रिसेंट पेपर हुआ है उसका फोर्थ पार्ट, जो कि लास्ट पार्ट होगा. तो आइए स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन आपके सामने है. राज्याकडून चालवल्या जाणाऱ्या किंवा राज्य निधीतून सहाय्य मिळत असलेल्या कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेत कोणत्याही नागरिकास केवळ धर्म, वंश, जात, भाषा किंवा यापैकी कोणत्याही कारणास्तव प्रवेश नकारला जाणार नाही, ही तरतूद भारतीय राज्यघटनेचा खालीलपैकी कोणत्या अनुच्छेदात आहे. तो सभी को पता होना चाहिए कि भारत हमारा एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है. राज्य से मेरा मतलब देश है. हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष है और इसमें अगर कोई संस्था है वो सरकारी सहायता प्राप्त कर रही है, यानी किसी प्रकार का उसको अनुदान मिल रहा है या कोई पैसे मिल रहे हैं, तो वो क्या मानी जाएगी? वो गवर्नमेंट की मानी जाएगी. और गवर्नमेंट के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में धर्म, वंश, जाति, भाषा इनके आधार पर उनके प्रवेश को रोका नहीं जा सकता. ऐसा हमारे आर्टिकल 29 में है. दो इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न है. एक, अगर आपका कोई धर्म, जाति या वंश है या आप भारत के किसी भी हिस्से में रहते हैं तो आपको उससे रोका नहीं जाएगा. आप अपने धर्म को, आप अपने कल्चर को प्रिजर्व कर सकते हैं. ये इसका पहला प्रोविज़न है. और दूसरा, आपके धर्म, जाति, लिंग की वजह से आपका एडमिशन भी डिनाई नहीं किया जाएगा. यानी इसका आंसर होगा क्या? आर्टिकल 29. ये भारत के फंडामेंटल राइट्स जो हमें संविधान ने दिया है उसमें शामिल है. मूलभूत हक्क. पुढचा प्रश्न बघा. लोकसभेचा सभापतीचा स्थानासंबंधी खालील विधाने विचारात घ्या. लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनके बारे में हमें ये विधान के बारे में बात करनी है. तो उसमें सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एक फंड होता है हमारे देश में. उस फंड का नाम होता है क्या? संचित निधि. संचित निधि या उसका इंग्लिश में बोला जाता है कंसोलिडेटेड फंड. और ये फंड ऐसा होता है जिसमें से सरकार यानी क्या? केंद्र सरकार पैसे उसमें डाल तो सकती है, बट राष्ट्रपति की परवानगी के सिवा उसमें से पैसे निकाल नहीं सकती. यानी वो जो फंड होता है वो सरकार के अंडर में नहीं आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में नहीं आता है. और जितने भी संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं हमारे यहाँ पर, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सभी को जो सैलरी दी जाती है, जो वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, वो संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड से ही दिए जाते हैं. क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए राष्ट्रपति को निधि या वेतन कौन देने लगा? सरकार देने लगी, तो वो तो राष्ट्रपति के अंडर में आ गई, यानी राष्ट्रपति उसके अंडर में आ गए सरकार के, और फिर वो निष्पक्ष कैसे कार्य करेंगे? इस वजह से एक फंड की स्थापना की गई है. उस फंड का नाम है संचित निधि, जिसमें से सरकार बिना राष्ट्रपति की परवानगी के पैसे नहीं निकाल सकती. और ये जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं ये भी एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए माने जाते हैं. तो इसमें क्या लिखा हुआ है? उनका वेतन और भत्ते भारताचा संचित निधीवर भारित केले जातं. हो, एकदम बरोबर आहे. यानी भारत की जो संचित निधि है उसमें से उन्हें वेतन और भत्ते दिए जाते. दूसरा, त्यास किंवा तिला समान मत विभागणी शिवाय मत देता येत नाही. अब आपको पता होगा कि लोकसभा का जो स्पीकर है वो एक संवैधानिक पद है, इसलिए उन्हें वोट राइट नहीं होता. संसद में, लोकसभा में जब भी मतदान होता है तो उन्हें साधारण स्थिति में वोटिंग का राइट नहीं होता. जैसे मान लीजिए एक कंडीशन आती है सिर्फ, तो ही वो वोट करते. और वो कंडीशन क्या? टाई की. जैसे 40 वोट थे, 20 पक्ष में पड़े और 20 विपक्ष में पड़े. अब तो ये टाई हो गया. अब क्या किया जाए? उस केस में किसका वोट माना जाता है? उस केस में वोट का मताधिकार का उपयोग करेगा कौन? लोकसभा का अध्यक्ष. ऐसे सामान्य कंडीशन में वो उपयोग नहीं करते, क्योंकि अगर सामान्य कंडीशन में वो उपयोग करेंगे तो वो क्या निष्पक्ष माने जाएंगे? क्या नहीं. आगे देखिए, मग हे पण बरोबर आहे आणि हा पण बरोबर आहे. तिसरं, त्यास किंवा तिला सभागृहात हजर राहून मतदान करणाऱ्या सदस्यांचा बहुमताने पारित केलेल्या ठरावाद्वारे पदावरून दूर करता येते. अब इसमें इंपॉर्टेंट बात है, उन्हें रिमूव करने की क्या प्रोसेस है? तो उन्हें रिमूव करने के लिए, जैसे मान लीजिए सदन में कितने मत है? सभागृह में मान लीजिए 543 है लोकसभा में,
तो इसका आधे से एक ज़्यादा सदस्य अगर उनके विपक्ष में मतदान करेगा, कितने, आधे से एक ज़्यादा, यानी कितना, 272, अगर ये वोट करते कि हाँ इन्हें हटाया जाए तो ही उन्हें हटाया जा सकता है। हजर रहून नहीं तो ऐसा हुआ कि एक दिन लोकसभा में कितने लोग थे, 50 लोग थे, और 50 ने ये मन बनाया कि यार आज ये जो लोकसभा अध्यक्ष है इनको हटा देते, और उसमें से 26 लोगों ने मतदान कर दिया कि हाँ हटा दिए, तो वो हट गए। ऐसा कैसे संभव है? इसलिए जो टोटल मेजोरिटी होती, टोटल मेजोरिटी मीन्स क्या, सभागृह की संख्या अगर 543 है तो उसका आधे से एक ज़्यादा यानी 272 अगर वोट करेंगे उन्हें हटाने के लिए तो ही उन्हें हटाया जा सकता है। फिर आगे दिया है, यानी ये क्या है, हा चुकीचा आहे। पुढचं बघा, त्याचे किंवा तिचे स्थान उपपंतप्रधानापेक्षा वरचे आहे, वरील विधानांपैकी कोणती बरोबर आहे। यानी उनका जो स्थान है वो क्या है, उपपंतप्रधान के अपेक्षा ऊंचा है, यानी एक हायरार्की होती है ऐसे, जैसे सबसे पहले स्थान पे कौन माना जाता है, प्रेसिडेंट, फिर वाइस प्रेसिडेंट, फिर प्रधानमंत्री, ऐसा होता है हायरार्की। उसके बाद में आते हैं कौन, गवर्नर, गवर्नर यानी क्या, राज्यपाल, वो भी उस राज्य में अगर हैं तो, उस राज्य का मतलब क्या, जैसे महाराष्ट्र के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी, वो चौथे नंबर पे होंगे, कब, जबकि कोई कार्यक्रम या कोई चीज़ कहाँ पे हो रही, महाराष्ट्र में हो रही, तो महाराष्ट्र से बाहर है तो वो चौथे नंबर पे नहीं आएंगे। 5th नंबर पे होते हैं डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, DPM, और 6th नंबर पे आते हैं फिर लोकसभा स्पीकर, जो कि इनके साथ होते हैं CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बराबर उनकी रैंक मानी जाती है। ये एक ऑर्डर दिया गया, तो ये भी क्या है, आपण चुकीचा आहे, आपण चुकीचा आहे, मग हे बरोबर, हे बरोबर, म्हणजे A आणि B बरोबर फक्त, म्हणजे याचं उत्तर आहे 3rd। पुढचा प्रश्न बघा। अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन ज़रा डिफ़िकल्ट सा था, क्योंकि इसमें आपको एक संविधान की नहीं बल्कि 2 नहीं 3-3 4-4 संविधान के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तो ही आप इसका आंसर निकाल पाएंगे। पहले तो हम देखते हैं कि इसका आंसर है कौन सा, सिर्फ C और D इसके बारे में क्या है, सही है, बाकी सबके सब गलत है। पहला जैसे लिखा है, भारतात घटना दुरुस्ती विधेयक केवळ राष्ट्रपतीचा पूर्व परवानगी ने संसदमध्ये मांडले जाऊ शकते। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि बिना राष्ट्रपति की परवानगी के भी घटना दुरुस्ती यानी क्या, संवैधानिक सुधार का कोई विधेयक आप कहाँ पे रख सकते हो, कोई से भी सभागृह में, यानी लोकसभा में भी राज्यसभा में भी, तो ये पहला चूक गया। दूसरा, अमेरिकेत प्रत्येक घटना दुरुस्तीस किमान 2/3 घटक राज्यांचा विधिमंडळाद्वारे मान्यता मिळणे आवश्यक असते। अब इसको समझना, अमेरिका में क्या है, अमेरिका में देखिए जो संविधान संशोधन होता है या संविधान सुधार होता है वो हर एक देश ने काफ़ी डिफ़िकल्ट रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कोई सरकार आती है, जैसे मोदी गवर्नमेंट आई और सिंपल मेजोरिटी रख लिया कि सिंपल मेजोरिटी से संविधान संशोधन हो जाएगा, तो ये तो रातों रात संविधान सुधार कर देंगे, रातों रात आपने संविधान बदल दिया। इसलिए अमेरिका में कुछ सिस्टम अलग है, भारत में कुछ अलग है। भारत में होता है विशेष बहुमत, विशेष बहुमत यानी क्या, मेजोरिटी से भी ज़्यादा। ऐसे ही अमेरिका में कितना है, 2/3 नहीं है ये है 3/4 यानी 50 का 3/4 निकाल दीजिए, लगभग 38 मेंबर्स आते हैं। इतने मेंबर्स अगर पहले क्या करेंगे, वहाँ पे भी 2 सदन है, जैसे भारत में ऐसे 2 सदन है, तो वो दोनों सदन है क्या करेंगे, इसको अप्रूव करेंगे। उसके बाद वहाँ पे एक नियम है कि जितने भी राज्य की विधानसभाएं हैं, जैसे 50 विधानसभाएं मान लीजिए, तो वो 50 की 50 में से 38 अगर उसको अप्रूव करेंगी तो संविधान संशोधन होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संविधान संशोधन यानी कोई छोटी मोटी बात नहीं है, वो बहुत बड़ी बात होती है, इसलिए उसको डिफ़िकल्ट बनाया गया, काफ़ी डिफ़िकल्ट बनाया गया। यानी 50 में से 38, तो ऐसा तो नहीं होगा कि बिल्कुल 38 सब एक साथ आ जाएंगे, ये संभव नहीं होता, क्योंकि विपक्ष के लोग भी होते हैं, इसलिए संविधान संशोधन डिफ़िकल्ट होता है। तो ये क्या है, इसमें से हापन चुकीचा है और ये भी चुकीचा है। इसके बाद ये दोनों सही है, इनको देख लेते हैं हम। स्वित्झर्लंड एक ऐसा देश है जहां पर राज्य घटनेमध्ये केलेल्या बदल सार्वमताचा अवलंब केल्याशिवाय अंमलात येऊ शकत नाही। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्विट्ज़रलैंड में अगर संविधान संशोधन करना है तो वहाँ के लोगों के साथ एक रेफरेंडम करनी होगी, उस रेफरेंडम के बाद ही आप संविधान संशोधन कर सकते हैं। ऐसे संविधान संशोधन स्विट्ज़रलैंड में
नहीं हो सकता। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छा प्रोविज़न है। और देखिए ऑस्ट्रेलिया ने कितना डिफिकल्ट बना के रखा है वो समझिए। ऑस्ट्रेलियात राज्य घटनेमध्ये बदल केवळ दोन्ही सभागृहांनी पूर्ण बहुमताने केलेल्या कायदेद्वारे करता येतो। यानी संविधान संशोधन अगर ऑस्ट्रेलिया में करना है तो दोनों सभागृह, वहाँ पे भी 2 सदन होंगे, 2 सभागृह होंगे, उन दोनों ने पूर्ण बहुमत से वोट करना चाहिए सभी लोग कि हाँ भाई ये चेंज करना है तो हो सकता है। क्योंकि संविधान संशोधन का दुरुपयोग हो सकता है। एक पार्टी आई कोई सरकार में और उसने रातों रात संविधान बदल दिया, इसकी संभावना हर जगह होती है। इस वजह से इतने डिफिकल्ट प्रोविजंस रखे गए हैं। तो इसका आंसर कौन सा होगा? ये वाला और ये वाला सत्य, बाकी ये दोनों गलत है। पुढचा प्रश्न बघा। अब ये थोड़ा सा मनी बिल के ऊपर क्वेश्चन है। राज्य घटनेचे अनुच्छेद 111 हे अर्थविधेयकाचा मनी बिल व्याख्येचे संदर्भात आहे। तो ये क्या है? मनी बिल का जो बिल होता है वो कौन सा होता है? आर्टिकल 110। तो 111 नहीं है, बट उन्होंने उसके पास में ही दिया ताकि जानबूझ के वो बच्चों को कंफ्यूज करें, ताकि गलती करने का स्कोप उसमें हो। तो ये क्या होगा? ये तो गलत हुआ। और ऐसे ही ये वाले ये दोनों संशोधन गलत दिए हुए। जैसे पहला दिया अनुच्छेद 1 से 1173 खाली श्रेणीबद्ध झालेले वित्त विधेयक हे केवळ लोकसभेमध्येच मांडले जाऊ शकते। ऐसा नहीं है, लोकसभा राज्यसभा कहीं पे भी आप वित्त विधेयक को रख सकते हो। मनी बिल को नहीं रख सकते, ध्यान रखना। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा, राज्यसभा में ये इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। बट वित्त विधेयक अलग होता है, फाइनेंस विधेयक अलग होता है। याद रखना, सारे वित्त जो मनी बिल होते हैं वो वित्त विधेयक होते हैं, ये सच है। बट सारे वित्त विधेयक मनी बिल होते हैं, ये बिल्कुल सही नहीं। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो ऐसे ही खाली श्रेणीबद्ध झालेले वित्त विधेयक राज्यसभा असम्मत अथवा दुरुस्त करू शकत नाही, ये भी गलत है, क्योंकि इसको राज्यसभा असम्मत और दुरुस्त कर सकती है। मग याचं उत्तर आहे कोणतं? एक पण बरोबर नाही, 3 ही चुकीचे आहे। हा पण चुकीचा आहे, हा पण। पुढचा प्रश्न बघा। खालील विधानांपैकी कोणते विधान बरोबर नहीं, यानी इनमें से कौन सा बरोबर नहीं है? तो पहले मैं आपको बता दूं, इसका आंसर होगा कौन सा? ये बराबर नहीं है, बाकी सब ठीक है। अब हम एक एक करके इनका डिस्कस करते हैं। अनुच्छेद 200 अन्वय राज्यपाल विधेयक राष्ट्रपतीचा विचारार्थ राखून ठेवू शकतात। यानी इसमें क्या है, राज्यपाल क्या कर सकता है? देखिए ऐसा होता है कभी कभी, अक्सर ऐसा नहीं होता। जैसे केंद्र में कोई दूसरी गवर्नमेंट है तो राज्यपाल किसका रहेगा? वो केंद्र सरकार का होता है, केंद्र सरकार उसको बिठाती है। और राज्य में मान लीजिए दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट है, तो वो क्या करेगा? जो राज्यपाल होगा वो विधेयक को अटका देगा। ऐसा होता है, और इसी वजह से उसको क्या बोल देता है कि हाँ मैंने इसको राष्ट्रपति के विचार के लिए रख दिया है। और उसमें फिर जो विधानसभा है स्टेट की, वो कुछ भी नहीं कर सकती, उसका कोई ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं रहता। अगर उन्होंने बोल दिया कि हाँ राष्ट्रपति के पास वो विधेयक है तो है। फिर उसके बाद में राष्ट्रपती विधेयक पुनर्विचारासाठी राज्य विधिमंडळाकडे परत पाठवण्यास राज्यपालास निर्देश देऊ शकतात। यानी राष्ट्रपति राज्यपाल को ये बोल सकते हैं कि इसको वापस कहाँ भेजिए, इसको वापस राज्य विधिमंडल यानी क्या, विधानसभा में भेजिए। ये संभव है। फिर अब यहाँ पे देखना थोड़ा सा टेक्निकल है। जर ते विधेयक राज्य विधिमंडळाने पुन्हा दुरुस्तीसह अथवा दुरुस्तीशिवाय मंजूर करून पुन्हा राष्ट्रपतीकडे सादर केल्यास त्यास मंजूरी देणे राष्ट्रपतीवर बंधनकारक असते। अब ये तो बोलेंगे कि हाँ ये तो सच है कि हमारा जो राष्ट्रपति होता है वो क्या, विधिमंडल ने अगर उसको पास करके भेजा तो एक बार हम वो नकार सकते हैं, दूसरी बार वो नकार नहीं सकते। बट ये सिर्फ किस केस में होता है? केंद्र सरकार के केस में होता है, राज्य सरकार नहीं। जैसे हमारी महाराष्ट्र की गवर्नमेंट है, इसने कुछ पास करके भेजा तो राष्ट्रपति के ऊपर है वो इसको मंजूर करे या ना करे। ऐसा नहीं कि दूसरी बार भेज दिया तो राष्ट्रपति को एक्सेप्ट करना ही होगा। बट हाँ ये होता है कि अगर मान लीजिए केंद्र सरकार ने कोई विधेयक पास करके दूसरी बार राष्ट्रपति के पास भेजा, मैं बात कर रहा हूँ केंद्र सरकार की, तो राष्ट्रपति इज बाउंड टू साइन दैट बिल। राष्ट्रपति को वो बिल साइन करना ही होगा। आपको मालूम होगा लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा से पास हुआ और राष्ट्रपति के साइन हो जाते तो बिल क्या हो जाता है? बिल बन जाता है, एक्ट बन जाता है। तो ये सिर्फ केंद्र सरकार के केस में होता है, राज्य सरकार के नहीं। नहीं तो राज्य सरकार ने एक बार भेजा, 2 बार भेजा, 10 बार भी भेजा तो
राष्ट्रपती के ऊपर आहे, वो एक्सेप्ट करे ना करे. पुढे बघा, राज्यपालाने राष्ट्रपतीचा विचारार्थ राखून ठेवलेल्या विधेयकास राष्ट्रपतीने किती कालावधीमध्ये निर्णय घ्यावा याबाबत राज्यघटनेने कोणतीच कालमर्यादा घातलेली नाही. यानी राष्ट्रपति कितने दिन में इसके ऊपर निर्णय लेगा, ऐसी कोई भी समय सीमा हमारे संविधान में डिसाइड नहीं है. राष्ट्रपती चाहे तो कभी तक भी रख के बैठ सकते हैं. मग पुढचं बघा, मग याच्यामध्ये फक्त एकच चुकीचं आहे, थर्ड वन, उरलेले सगळे बरोबर आहे. विशेषाधिकार समिती संदर्भात खालीलपैकी कोणते विधान बरोबर नाही. विशेषाधिकार समिति के संदर्भ में कौन सा विधान बरोबर नहीं है. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसका आंसर क्या, विधान 3 बरोबर नहीं है, बाकी सब सही है. अब देखिए ये विशेषाधिकार समिति क्या है. 3 विधान में क्या, राज्यसभेत उपाध्यक्ष हेच विशेषाधिकार समितीचे प्रमुख असतात, ज्या समिती 15 सदस्य असतात. ये गलत है. अब समझना, पहले तो हम ये समझते हैं कि विशेषाधिकार समिति क्या होती है. तो ये एक समिति लोकसभा में होती है और एक समिति कहाँ पे होती है, राज्यसभा में होती है, और उसमें सदस्य होते हैं. और वो सदस्य विशेषाधिकार हनन अगर किसी ने किया है तो उसके ऊपर कार्यवाही करते हैं. जैसे मान लीजिए किसी ने राष्ट्रपति के खिलाफ कोई अशोभनीय टिप्पणी कर दी. अब अशोभनीय टिप्पणी कर दी तो इसे कौन देखेगा, हो सकता है कोर्ट भी देख सकता है, बट अगर वो संसद में हुआ वो मैटर तो कोर्ट तो उसको देख ही नहीं सकता, क्योंकि संसद में ये होता है. संसद में और विधानसभा में आप कुछ भी बोल दीजिए, बाहर का कोर्ट या कोई भी उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले सकता. यस, ये इंपॉर्टेंट है. विधानसभा में और विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा, इसमें जो सदस्य होते हैं उसके ऊपर कोर्ट कोई संज्ञान नहीं ले सकता. बट हाँ, फिर अगर कोई संज्ञान नहीं लेगा तो अगर किसी ने गलत बोला वहां पे खड़े होकर, तो फिर संज्ञान कौन लेगा, तो फिर संज्ञान वहां पे विशेषाधिकार समिति बनी होती, वो चेक करती है. वो ये देखती है कि भाई हाँ, इसने क्या राष्ट्रपति का अपमान किया या प्रधानमंत्री का अपमान किया या किसी का कोई विशेषाधिकार हनन किया, तो उसके ऊपर वो कमेटी बनी होती है और वो उसको देखती है. और वो उसने अगर सही पाया तो वो उसको सजा भी देती है. याद रखना, जैसे हाई कोर्ट की बेंच होती है उसी तरह से वो समिति काम करती है. तो इसमें क्या लिखा है, सबसे पहला, लोकसभेचा नियम 222 आणि राज्यसभेचा नियम 187 हे विशेषाधिकार संबंधित आहे. हे दोन्ही बरोबर आहे एकदम. लोकसभेत 15 सदस्य असलेली विशेषाधिकार समिति ही सभापती नाम निर्देशित करतात. बिल्कुल सही है. यानी लोकसभा में 15 सदस्य की एक समिति होती है जिसको कौन नॉमिनेट करता है, लोकसभा का अध्यक्ष, विशेषाधिकार समिति को. फिर राज्यसभेत उपसभा उपाध्यक्ष हेच विशेषाधिकार समितीचे प्रमुख असतात, ज्या समितीत 15 सदस्य असतात. यानी राज्यसभा में क्या होता है, राज्यसभा का एक उपाध्यक्ष होगा, सभी को पता है, डेप्यूटी चेयरमैन, एक तो चेयरमैन होता है, वो कौन होता है, चेयरमैन उपराष्ट्रपति होते हैं, और उपाध्यक्ष कौन होता है, वो उन्हीं सदस्यों में से चुना जाता है. तो वो इसका प्रमुख होगा, ऐसा कोई प्रोविजन इसमें नहीं है, इसलिए ये गलत है. मग वरचे हे दोन्ही बरोबर आहे. 15 सदस्यों की समिति होती. फिर आप सोच रहे होंगे कि इसमें मेंबर कौन से होंगे, तो वो रेशो के हिसाब से होते. जैसे मान लीजिए बीजेपी के सबसे ज़्यादा मेंबर है 360, कांग्रेस के मान लीजिए 40 हैं, तो इसके 1-2 सदस्य ले लिए. इनका रेशो होता है पूरा प्रॉपर, ऐसा रेशो निकाला जाता है, और इसके ज़्यादा होंगे. और अभी जो विशेषाधिकार समिति है, मीनाक्षी लेखी जो बीजेपी सांसद है, वो इसकी क्या है, चीफ है. पुढचा प्रश्न बघा, खालील तरतुदी विचारात घ्या. और सबसे पहले हम पूरा रीड करने से पहले देखेंगे कि उसने पूछा क्या. वरीलपैकी कोणत्या तरतुदी नसल्या तर भारतीय राज्यघटना ही अधिक संघ राज्यात्मक स्वरूपाची बनली असती. यानी अगर ऊपर से कौन से प्रोविजंस नहीं होते तो हमारी जो राज्यघटना थी, यानी हमारा जो संविधान था, वो कैसा हो जाता, संघ राज्यात्मक. अब ये संघ राज्यात्मक यानी फेडरेशन, या फेडरेशन होता क्या है, पहले इसके बारे में बात करते हैं. एक तो होता है यूनियन और एक होता है फेडरेशन. अब आप सोच रहे होंगे कि ये दोनों का मतलब एक ही होगा, ऐसा नहीं होता, दोनों का मतलब अलग अलग है. फेडरेशन का मतलब ये होता है, और पहले यूनियन समझिए. यूनियन में जैसे अगर 50 राज्य हैं एक देश में, तो इसमें से अगर कोई राज्य बाहर निकलना चाहे भारत से, तो वो बाहर नहीं निकल सकता यूनियन में से. ये यूनियन का प्रोविज़न होता है. और फेडरेशन क्या होता है, फेडरेशन में ये होता है, जैसे अमेरिका में 50 राज्य हैं मान लीजिए, और उसमें से किसी 2 राज्यों का मन हुआ कि अब हमें अमेरिका
कि जो संघ है उसमें नहीं रहना, तो वो उसमें से विड्रॉ कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट होता है फेडरेशन में, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा पूछा उन्होंने कि इसमें से अगर कौन से तरतूद या कौन सा प्रोविज़न नहीं होता तो हमारा राज्य क्या होता, और ज़्यादा संघ राज्यात्मक होता। तो इसमें से इसका आंसर है ए सी डी। सिर्फ बी के बारे में कुछ कह नहीं सकते, तो बात करते हैं अपन ए सी डी के ऊपर डिस्कशन कर। शेषाधिकार हे केंद्र शासनाकडे आहेत। शेषाधिकार आपको पता होगा 3 सूची होती है भारत में, संघ सूची जिसके ऊपर सिर्फ केंद्र सरकार का अधिकार होता है, राज्य सूची, और क्या होती है, समवर्ती सूची। राज्य सूची में राज्य का, संघ सूची में संघ का यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का, और समवर्ती में दोनों का होता है। और इसके बाद में अगर कोई विषय रह गया, जैसे डिफेंस संघ सूची का भाग है, ये पता होगा। ऐसे ही राज्य के भी अपने जैसे स्थानीय प्रशासन, ये किसका भाग है, ये राज्य का भाग है। और समवर्ती सूची में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें समवर्ती सूची में भी होती हैं। तो ये तीनों सूची में आपने सारे टॉपिक ले आए, बट अगर कुछ बच गया तो वो पावर किसके पास होती है, वो पावर होती है केंद्र के पास, यानी केंद्र सरकार के पास। शेषाधिकार हे केंद्र शासनाकडे आहेत, ये एकदम सत्य है। और ये किस में होता है, यूनियन में। फेडरेशन में क्या होता है, शेषाधिकार केंद्र के पास नहीं होते, ध्यान रखना वो राज्यों के पास होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे राज्यों के पास कैसे, जैसे यूएसए में जो शेषाधिकार है वो राज्यों के पास है, सभी राज्य उसके ऊपर वोट करते हैं। जैसे एक विधानसभा, मान लीजिए 50 विधानसभाएं, वहाँ पे 50 क्या है, राज्य सरकारें हैं। 50 में से अगर 26 बोल देंगे कि हाँ ये ठीक है तो वैसा हो जाएगा, और 26 ने बोल दिया कि नहीं ये नहीं होना चाहिए तो नहीं होगा। इसका मतलब शेषाधिकार किसके पास रहे, स्टेट गवर्नमेंट के पास। भारत में किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। पुढचं बघा, ये एकदम सच है। अगर ऐसा हो जाता, शेषाधिकार हटा के हम किसके पास दे देते, स्टेट गवर्नमेंट के पास, तो हमारा राज्य और ज़्यादा क्या होता, संघ राज्य हो जाता, संघ राज्यात्मक। अधिकारांची विभागणी ही घटक राज्ये आणि केंद्र शासनामध्ये केली आहे, बट इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। केंद्र और राज्य के बीच हो गई तो हो गई, उससे तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है, उससे तो संघ राज्यात्मक और मजबूत होता है। तीसरा, राष्ट्रपति घटक राज्यांचा विधेयकांवर निर्णायक नकाधिकार वापरतात, ये बिल्कुल सत्य है। हमारे यहाँ पे मैंने अभी पहले भी बताया आपको कि राष्ट्रपति चाहे तो विधानसभा ने कितनी ही बार कोई चीज़ पास करके भेजी हो, उसको वो नकार सकते हैं। इसका मतलब क्या है, उनके पास पावर ज़्यादा है। अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। अमेरिका में राज्यों को ज़्यादा ऑटोनॉमी है, उन्होंने कोई नियम बनाया तो उस राज्य में वो चलेगा, मतलब चलेगा। राष्ट्रपति वहाँ का उसको नकार नहीं सकता। तो ये भी सत्य है। अगर ये भी हट जाता तो हमारा राज्य और क्या होता, और संघ राज्यात्मक होता। केंद्र शासन हे राज्याचा संमती विना राज्याचे नाव, सीमा आणि क्षेत्रामध्ये बदल करू शकते। आप भारत में देखिए, केंद्र शासन यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितनी पावर है। वो किसी राज्य का अगर नाम बदलना हो तो वो बदल सकते हैं, सीमा बदलनी हो तो वो भी बदल सकते हैं, अगर कोई क्षेत्र में परिवर्तन करना हो तो भी बदल सकते हैं। और अगर मान लीजिए इसको हटा दिया जाता तो फिर कौन कर सकता था, स्टेट गवर्नमेंट कर सकती थी। स्टेट गवर्नमेंट करती यानी उसको और ऑटोनॉमी मिल जाती, और ऑटोनॉमी मिल जाती मीन्स और हमारा राज्य क्या हो जाता, हमारा देश अधिक संघ राज्यात्मक होता। मग याचं उत्तर आहे कोणतं, ए, सी आणि डी, फक्त बी याच्यामध्ये चुकीचं आहे। अब हम आते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म यानी न्यायिक सक्रियता। अब ये न्यायिक सक्रियता क्या होती है, पहले वो समझ लो, फिर ये तो सब आसान है। न्यायिक सक्रियता का मतलब ये होता है कि जब किसी राज्य की सरकार अच्छी तरह से काम नहीं कर रही हो, यानी बराबर से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पा रही हो, या वहाँ पे राज्य ही सरकार ही ढंग की ना हो, जो पावरफुल नहीं हो, तब उस केस में जो जुडिशरी होती है, जुडिशरी यानी क्या, जो न्यायालय होते हैं, वो दिशा निर्देश देना शुरू कर देते हैं। वो बहुत सारी चीज़ों पे दिशा निर्देश देते हैं, उसको बोलते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। और वो कौन देते हैं, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दे सकते हैं, याद रखना। इस बाकी के जो कोर्ट होते हैं छोटे वाले, जैसे जिला सत्र न्यायालय, वो नहीं दे सकते। कौन दे सकता है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट निर्देश दे सकते हैं। डैश या परिस्थिति मूल्य, तो इसका आंसर होगा क्या, ये सभी परिस्थिति में कोर्ट क्या दे सकता है,
दिशा निर्देश दे सकता आहे. पहिली परिस्थिती, जेव्हा विधिमंडळे आपली जबाबदारी पार पाडण्यात असफल होतात. ये बिल्कुल सत्य है. जब कोई विधिमंडल है, विधिमंडल यानी क्या, विधानसभा अपनी जवाबदारी सही से नहीं कर रही तो उसको फिर दिशा निर्देश कौन देगा? डेफिनेटली कोर्ट देगा. अधांतरी यानी हंग असेंबली आपने सुना होगा, जैसे अभी इस समय महाराष्ट्र में हंग असेंबली. अधांतरी विधिमंडळ असताना सरकार हे फारच कमकुवत व अस्थिर असते. सभी को पता है कि सरकार बहुत अस्थिर होती है अगर हंग असेंबली हो, अधांतरी हो. अधांतरी मीन्स क्या? पूर्ण बहुमत ना हो किसी भी पार्टी को. जैसे अभी हम महाराष्ट्र में बात करें तो किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत है क्या? नहीं. 288 सीट्स है मान लीजिए, 288 का हाफ अगर किया जाए तो 145 जिसके पास होगी उसको पूर्ण बहुमत होगा. ऐसी कोई भी पार्टी नहीं जिसको 145 सीट्स हैं. मग हे पण बरोबर आहे. जेव्हा सरकार नागरिकांचा मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण करण्यात अपयशी ठरत, यानी जब सरकार नागरिकों के मूलभूत जो अधिकार हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको अगर वो संरक्षण नहीं कर पा रही तो फिर मजबूरी में कोर्ट को उसमें आके इंटरफेयर करना होता है. जेव्हा सत्तारूढ पक्ष आपल्या अंतस्थ उद्दिष्टांसाठी न्यायालयाचा दुरुपयोग करतात, और ये भी संभव है कि बहुत सारी मेजोरिटी है आपके पास और आप बहुत पावरफुल हैं और आप अपनी जो पावर है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, तो फिर उसको मजबूरी में न्यायालय को सामने आना पड़ेगा और इंटरफेयर करना होगा. मग याचं उत्तर आहे वरील सर. पुढचा प्रश्न बघा. खालीलपैकी कोणते विधान बरोबर नाही? इसमें से कौन सा विधान बरोबर नहीं है? तो पहला, राष्ट्रपतीच्या शिफारशी शिवाय नवीन राज्य निर्मितीचे विधेयक संसदेच्या कोणत्याही सभागृहात मांडले जाऊ शकत नाही. ये पहला है. दूसरा, राष्ट्रपतीने असे विधेयक संसदेत मांडण्यापूर्वी विशिष्ट कालावधीमध्ये संबंधित राज्य विधिमंडळाने आपले विचार मांडावेत यासाठी पाठवले पाहिजे. संसद केवळ विशेष बहुमताने कायदा मंजूर करून नवीन राज्य स्थापन करू शकते. तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये क्वेश्चन किसके ऊपर है. तो ये नए राज्य बनाने के ऊपर ये क्वेश्चन है कि नया राज्य कैसे बनेगा. तो नया राज्य बनाने के लिए हमारे यहाँ पर क्या प्रक्रिया है? कोई इसकी विशेष प्रक्रिया नहीं है. तो हम समझते हैं कि इसमें क्या क्या होता है. तो सबसे पहली जो बात है वो एकदम सही है कि राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना आप नया राज्य बना रहे, ऐसा कोई विधेयक के कायदे मंडल यानी सभागृह में नहीं रख सकते. ये तो एकदम करेक्ट है. यानी पहले आपको किसकी परमिशन लेनी होगी? राष्ट्रपति की. दूसरा, राष्ट्रपतीने असे विधेयक संसदेत मांडण्यापूर्वी विशिष्ट कालावधीमध्ये संबंधित राज्य विधिमंडळाने आपले विचार मांडावे यासाठी पाठवले पाहिजे. यानी अगर मान लीजिए राष्ट्रपति ऐसा कोई विधेयक संसद में रख रहे हैं तो उससे पहले उन्हें ये जो प्रस्ताव है ये किसके पास भेजना होता है? जो संबंधित राज्य विधिमंडल है. जैसे कि हमारा आंध्र प्रदेश से अभी टूट के क्या बना? तेलंगाना. तो उसमें जब नया तेलंगाना बना तो ठीक है, राष्ट्रपति ने पहले उसका अप्रूवल यानी जानना चाहा. अप्रूवल से मेरा मतलब ये है वो अप्रूवल दे भी सकते नहीं भी दे सकते. ये जानना चाहा किसने? राष्ट्रपति ने. किससे? वहाँ की जो आंध्र प्रदेश की असेंबली थी उससे. ये उन्होंने जानना चाहा. तो ऐसा पहले उन्होंने उस राज्य में रखा, उसके बाद में वो संसद में रख सकते हैं. फिर संसद केवळ विशेष बहुमताने कायदा मंजूर करून नवीन राज्य स्थापन करू शकते. ये बिल्कुल गलत है. कोई विशेष बहुमत की जरूरत नहीं होती इसके लिए. साधारण बहुमत से भी अगर मान्य हो जाए तो क्या हो जाता है? ये विधेयक पारित हो जाता है. राज्य विधिमंडळाने व्यक्त केलेले विचार स्वीकारण्याचे बंधन संसदेवर नसते. और राज्य विधिमंडल ने, जैसे मैंने आपको बताया, उन्होंने बोल दिया कि हाँ इसमें से तोड़ के आप एक राज्य बना लो, या फिर ऐसा बोल दिया कि नहीं इसमें से तोड़ के आप राज्य नहीं बना सकते. ये दोनों ही बात जो राष्ट्रपति है यानी जो विधिमंडल है, केंद्रीय विधिमंडल, वो मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है. बट हाँ, एक बार उस राज्यसभा में, संबंधित राज्य की राज्यसभा में संबंधित राज्य के विधिमंडल में ये प्रस्ताव आपको भेजना होता है राष्ट्रपति को. पुढचा प्रश्न बघा. राष्ट्रीय युवक धोरणाबाबत खालील विधाने विचारात घ्या और बताइए कि कौन से इसमें से सत्य है और कौन से असत्य हैं. तो सिर्फ इसमें से सी सही है. अभी ये तो एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है, फिर भी देख लेते हैं हम. राष्ट्रीय युवक धोरणाचा सर्वप्रथम स्वीकार 1986 मध्ये करण्यात आया था 1986 में. बट वो एक पुरस्कार था, वो एक अवार्ड था जिसमें अवार्ड में कैटेगरी थी 13 से 35 वर्ष तक की.
तो ये इसको आप यूथ पॉलिसी नहीं मान सकते। यूथ पॉलिसी मीन्स क्या? नेशनल यूथ पॉलिसी, राष्ट्रीय युवक धोरण। यानी अब ये भारत में बहुत ज़्यादा युवाओं की संख्या है, तो सरकार ने उसके लिए कुछ पॉलिसीज बना के रखी है। तो ये क्या है? हा चुकीचा आहे। दुसरं, 2003 मधील धोरणानुसार युवकाची व्याख्या 15 ते 35 वयोगटातील व्यक्त अशी केली गेली। यानी 2003 में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, इसलिए ये भी गलत है। हाँ, सिर्फ इसमें सी सही है। 2014 मधील धोरणानुसार युवकाचा वयोगटाची व्याख्या 15 ते 29 वर्षे अशी केली आहे। यानी 15 साल से अगर 29 साल के बीच आपकी उम्र है तो आपको क्या माना जाएगा? युवक माना जाएगा। ध्यान रखना। तो इसमें से सभी लोग मोस्टली युवक होंगे जो लोग मेरा लेक्चर देख रहे होंगे, और कई लोग एग्ज़ाम दे दे के अब युवक नहीं भी बचे होंगे। ईश्वर करे जल्दी से आपका भी अच्छा हो जाए। मग याचं उत्तर आहे फक्त सी। 2014 मध्ये राष्ट्रीय युवक धोरण आलं होतं। फॅक्च्युअल प्रश्न आहे। पुढचा प्रश्न बघा। खालील कथने लक्षात घ्या आणि वरीलपैकी कोणते विधान अयोग्य आहे ये आपको बताना। तो पहला वाला अयोग्य आहे, योग्य नहीं, अयोग्य। डिसेंबर 2017 मध्ये इराणी राष्ट्राध्यक्ष हसन रुहानी यांचा हस्ते चाबहार बंदराचा पहिल्या टप्प्याचे उद्घाटन झाले। यानी 2017 में ईरान का जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, यानी जो राष्ट्रपति हैं, वो कौन है? हसन रुहानी। उन्होंने इसका क्या किया? इसके पहले टप्पे का उद्घाटन किया। ये बिल्कुल करेक्ट है। 2017 में उन्होंने सिस्टित ऐसा कुछ है उसका नाम, सिस्तान बलूचिस्तान, उसमें इसका उद्घाटन किया था, इसके पहले टप्पे का। ये बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा, मोक्याचा चाबहार बंदराचा कामकाजाबाबत भारताद्वारे कृती करण्यात आली। सीमा क्षेत्राचा बाहेर बंदर बनवण्याची ही भारताची पहिली वेळ असेल। ये भी एकदम करेक्ट है। यानी इसमें दोनों ही करेक्ट है, कोई सा भी अयोग्य नहीं। आपको चाबहार पोर्ट के बारे में पता होना चाहिए। चाबहार पोर्ट पे हमेशा क्वेश्चन आता है, जिसमें अपने MPSC का ऐसा है कि वो तो बार बार इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। ये है हमारा भारत और ये है क्या? ये है पाकिस्तान इधर, और यहाँ पे उन्होंने बनाया है ग्वादर पोर्ट, जो चाइना को इधर से ऐसा जोड़ेगा। ये ग्वादर पोर्ट है। ऐसे ही इसके लिए ऐसा बोला जाता है, इधर अफगानिस्तान है, यहाँ पे याद रखना है अफगानिस्तान है, और भारत को अफगानिस्तान यहाँ से पास पड़ता है, बट पाकिस्तान दुर्भाग्य से वहाँ जाने नहीं देता। POK यहाँ पे आ जाता है बीच में, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसके ऊपर पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा। तो भारत ने क्या किया? यहाँ पे एक बंदरगाह बना दिया, उसका नाम है चाबहार पोर्ट, और ये इस तरह से ऐसे रास्ता नापता है, यहाँ से अब ईरान होते हुए अफगानिस्तान जाते हैं, और यहाँ पे काफ़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन भारत को मिल गई है। तो ये इसके ऊपर क्वेश्चन वो बार बार करते हैं, और ये दोनों ही सत्य हैं, यानी अयोग्य कोई सा भी नहीं। मग पुढचा प्रश्न बघा। फिर एक और क्वेश्चन ईरान के ऊपर है। ईरान आपको पता होगा एक अरब कंट्री है, यानी गल्फ कंट्री है, और गल्फ कंट्रीज़ में महिलाओं को ज़्यादा अधिकार नहीं है, ये हमें सभी को पता है। और इवन वहाँ पर इतने भी अधिकार नहीं है कि महिलाएं फुटबॉल के ग्राउंड में फुटबॉल मैच देखने जा सकें, इतने भी अधिकार नहीं। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बातें। इसीलिए आपने देखा होगा कई बार न्यूज़ में सुनने को आता है कि वहाँ से कई महिलाएं भागने की कोशिश करती हैं ताकि आज़ादी मिल सके उन्हें। एक दो तो अभी ब्रिटेन में आई है, सऊदी अरब से आई है, कुछ और कहीं से आई है। दुर्भाग्यपूर्ण है। बट 2019 में ईरान ने एक महिलाओं को थोड़ी सी परवानगी दी, थोड़ा सा लिबरेट किया, यानी उन्हें थोड़ी सी जगह दी, और ये किया कि फुटबॉल पाहण्यासाठी स्टेडियममध्ये जाण्याचा अधिकार दिले त्यांना। अब वो स्टेडियम में जाके फुटबॉल देख सकती हैं, पहले उन्हें ये अधिकार नहीं था। देखिए कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बातें, बट हैं इस दुनिया में, ऐसा सब कुछ एग्जिस्ट करता है। पुढचा प्रश्न बघा। अब ये फाइनेंस कमीशन के ऊपर क्वेश्चन है, 15वां वित्त आयोग। इसके बारे में कौन सा सत्य है? तो इसमें से सिर्फ एक ही सत्य है, ए वाला। इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? जो हैं वो कौन है? NK सिंह साहब। और इसके 2 सदस्य हैं। 2 सदस्य कौन कौन से? 3 है। एक है अनूप करके, अनूप है, एक अशोक है, और एक अजय है। अजय, अशोक, अनूप, ऐसे 3 लोग हैं इनके सदस्य। अब इन तीनों में फिर आप बोलेंगे कि ये तो सत्य होना चाहिए, बट ये इसलिए सत्य नहीं क्योंकि वो सचिव नहीं है, वो सिंपल सदस्य हैं इस आयोग के, फाइनेंस कमीशन के, इसलिए ये भी गलत है। अरविंद मेहता इसके सदस्य नहीं है। हाँ, NK सिंह इस 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, ये सत्य है। फक्त ए बरोबर आहे। मग पुढचा प्रश्न बघा। अमेझॉन जंगलाविषयी योग्य विधाने शोधा। अमेझॉन जंगल के बारे में योग्य कौन सा है? तो ये तो क्वेश्चन एग्जाम में बनना ही था।
क्योंकि अमेज़न के जंगलों में आग लगी हुई थी, जो कि काफ़ी न्यूज़ में रही और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये। आपको पता होगा अमेज़न के जंगल कहाँ पे देखने को मिलते हैं? ये मिलेंगे साउथ अमेरिका में। देखिए ये है नॉर्थ अमेरिका, ये रहा नॉर्थ अमेरिका, और इसके ही नीचे ये क्या है? साउथ अमेरिका। अभी सभी लोग सोचते हैं अमेरिका भी यहीं पे होगा, अमेरिका यहाँ पे होता है। नॉर्थ अमेरिका में यूएसए इधर है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इधर कनाडा है, और यहाँ पे क्या मिलता है? यूएसए, और यहाँ पे मिलता है मैक्सिको। ऐसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट 3 ही देश है। और इधर अगर बात करें तो इधर बहुत सारे देश मिलते हैं देखने को। इसमें ब्राज़ील काफ़ी बड़ा एरिया कवर करके रखता है, ब्राज़ील और इक्वेडोर, और भी वहाँ पे देश हैं छोटे छोटे। तो इसमें जंगल है, और वो बहुत बड़ा जंगल है। लगभग वो कितना है? लगभग वो 80 लाख वर्ग किलोमीटर का है, अप्रॉक्सीमेटली 80 लाख स्क्वायर, 80 लाख स्क्वायर किलोमीटर, इतना बड़ा जंगल है वो। देखिए भारत का एरिया कितना है? लगभग 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर, और वो जंगल ही इतना बड़ा है। और उसका 60% किस में पड़ता है? ब्राज़ील में पड़ता है, 60%, ध्यान रखना। और बाकी इक्वेडोर वगैरह में छोटा छोटा 10% पड़ता है। इक्वेडोर में तो 40% क्या 10% भी नहीं पड़ता, बहुत कम है, 10% से भी कम है, छोटा छोटा सा है। तो इसके बारे में कुछ योग्य विधान है। योग्य कौन सा है? एक उष्णकटिबंधीय पावसाळी जंगले आहे। ये उष्णकटिबंधीय पावसाळी जंगल है, तो आपको पता होना चाहिए ये पृथ्वी है, ठीक है, और इसमें ये है इक्वेटर, और यहाँ पे ये जो एरिया इसको बोलते हैं उष्णकटिबंध। यहाँ पे सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, परपेंडिकुलर पड़ती है। फिर यहाँ तक है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक, और इधर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक, इसको बोला जाता है क्या? उष्णकटिबंध। और इससे ऊपर शीतोष्ण कटिबंध बीच में, और यहाँ पे ऊपर जाते हैं तो ये होता है क्या? फ्रीज जोन, या जिसको बोलते हैं शीत कटिबंध। 3 है, ये उष्ण कटिबंध, ये शीतोष्ण कटिबंध, ये फ्रीज जोन यानी शीत कटिबंध। यहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, यहाँ मध्यम होता है, ना तो बहुत गर्मी ना बहुत ठंड, और यहाँ पे बहुत ठंड होती है, बर्फ जमी रहती है, आपने सुना होगा ऐसा। तो सबसे पहले तो इसका आंसर कौन सा होगा? ए, बी और डी। बाकी का यानी इसमें अगर बात करें तो सी चुकीचा आहे, बाकी सब बरोबर है। हे एक उष्णकटिबंधीय पावसाळी जंगले आहे। पावसाळी यानी यहाँ पे बारिश बहुत होती रहती है, ये वाला एरिया, इसमें बहुत बारिश होती है, ध्यान रखना। फिर बी वाला, या जंगलाचा पूर्वेला अटलांटिक समुद्र आहे। इसके पूर्व में अटलांटिक ओशन है, ये बिल्कुल सत्य है। जैसे ये अगर मैं बात करूँ, ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका, और यहाँ पे क्या है? ये यूरोप, ठीक है, ये यूरोप है, यहाँ पे अफ्रीका है। ये इससे थोड़ा सा टच करते हुए, और ये इसको टच करते हुए ये है एशिया, और इसी में हमारा इधर भारत है, ये एशिया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो ये इंडियन ओशन है, और यहाँ पे अटलांटिक ओशन है, और ये लाइन है कौन सी? ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर। इक्वेटर से ऊपर नॉर्थ अटलांटिक ओशन, और ऊपर होता है साउथ अटलांटिक ओशन। तो यहाँ पे अगर आप बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? पूर्वेला। ये यहाँ पे अमेज़न का जंगल है, इसके पूर्व में क्या मिलेगा? अटलांटिक ओशन, ये बिल्कुल सही है। या जंगलाने इक्वेडोरचा 40% भाग व्यापलेला आहे, हा चुकीचा आहे। इक्वेडोर में थोड़ा सा है, माइनर, जरा सा, 10% भी नहीं है। या जंगलात मकाऊ, ट्यूकन्स और ब्लैक स्किमर्स, ये कई प्रकार के पक्षी हैं। ये ब्लैक स्किमर्स जैसे पक्षी है, ये यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये सभी सत्य हैं, सिर्फ हा चुकीचा आहे। मग पुढचा प्रश्न बघा, कोणत्या भारतीय गोलंदाजांनी 2019 मध्ये आंतरराष्ट्रीय हॅट्रिक प्राप्त केली? तो इसका आंसर होगा क्या? इसमें से अगर हम रविंद्र जडेजा को छोड़ दिए दें तो बाकी सभी को हैट्रिक मिली है। कुलदीप यादव ने 2 बार ली है, एक बार 2017 में और एक बार 2019 में। इन्होंने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट ली है 2019 में। मोहम्मद शमी को भी मिली है, जसप्रीत बुमराह को भी मिली, इन दोनों को एक एक बार मिली, कुलदीप यादव को 2 बार मिली। तो ये भी इसमें से कौन सा करेक्ट है? ए, बी, सी। फैक्चुअल क्वेश्चन से ये, अगर आपने अच्छा, हमारे आयोग ने क्या किया, उन्होंने पहले ही क्वेश्चन पेपर बना के रख दिया था। पेपर भले 2021 में हुआ, बट उन्होंने पहले ही बना के रख दिया था, तो कोई भी करंट अफेयर आपको 2020 का देखने को नहीं मिला इसमें। और पुढचा प्रश्न बघा, फिर गगनयान का काफ़ी हो हल्ला है, गगनयान आने वाला है, तो उसके ऊपर क्वेश्चन आना ही था, इसमें तो कुछ नया नहीं है। भारताचा गगनयान मोहीम विषयी अयोग्य विधाने शोधा, यानी अयोग्य विधान कौन कौन से हैं? तो अयोग्य विधान सी और डी है, बाकी यानी ए और बी एकदम करेक्ट है। जैसे ये बोला, या मोहीमची घोषणा पंतप्रधानांनी 2014 मध्ये केली, ये नहीं की 2014 में, ये तो अभी रिसेंट टाइम में की, जब चंद्रयान वाला चल रहा था मैटर 2019 में, तब उन्होंने घोषणा की कि गगनयान हम भेजने वाले। याचे नियोजन 2022 यासाठी 5 सदस्यांचे चमू 1 महिन्याचे अंतराळातील
वास्तव्य यासाठी करण्यात आले आहे। यानी 2022 तक 5 सदस्य भेजेंगे, तो ऐसा नहीं है, ये पहले रखा था 2021 में भेजने वाले थे, फिर वो 2021 में पूरा नहीं हो पा रहा, इसलिए अब इसका टारगेट रखा है 2023 में भेजेंगे। और ये वाला देखें, अगर इसकी बात करें तो ये दोनों ही सत्य है। गगनयानसाठी भारतीय हवाई सेनेच्या 4 विमानांची निवड अंतराळवीर प्रशिक्षणासाठी करण्यात आली आहे। यानी भारतीय हवाई सेना यानी इंडियन एयरफोर्स के विमान इसमें उपयोग किए जाएंगे। त्याचे प्रशिक्षण रशिया येथे युरी गॉगरिन कॉस्मोनेट सेंटर येथे होणार आहे। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? यूरी गागरिन। तो यूरी गागरिन के नाम पे वहाँ पे रशिया में एक प्रशिक्षण सेंटर है, जहाँ पे क्या बनेगा, जहाँ पे इनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। मग हे बरोबर आहे, हा पण बरोबर आहे, पण हे दोन्ही चुकीचे आहे। मग याचं उत्तर आहे सी आणि डी, हे दोन्ही चुकीचे आहे। पुढचा प्रश्न बघा, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 साठी बालक अभियानकरिता श्रीनिवास पोकळे याला नाळ या मराठी सिनेमासाठी गौरवण्यात आले। यापैकी या सिनेमाचे दिग्दर्शन कोणी केले आहे? नेशनल फिल्म फेस्टिवल पे एक क्वेश्चन आता ही है, अगर आप कभी भी करंट अफेयर पढ़ें तो इसके ऊपर ध्यान रखना। और इसका आंसर है क्या? वो जो फिल्म थी, फिल्म का नाम क्या? नाड़। फिल्म का नाम नाड़ है। अब हालांकि ये इतिहास हो चुका है, अब आपको इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, तो इसका आंसर है सुधाकर रेड्डी एकंती। ये इस फिल्म के क्या थे? डायरेक्टर थे। पुढचा प्रश्न बघा, फिर ये साहित्य अकादमी पुरस्कार के ऊपर क्वेश्चन है, तो इसमें भी हम बात करें, अयोग्य विधान बताना है आपको। तो अयोग्य विधान कौन कौन से हैं? बी और सी, सिर्फ दोनों अयोग्य है, बाकी के सही है। तो अगर हम बात करें तो ये साहित्य वाला कौन सा है? 23 भाषाओं में ये साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है 2019 में। ठीक है, ये तो हालांकि अब इतिहास हो चुका है, इसलिए इसके ऊपर इतना ज़्यादा डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। बट हाँ, जब भी आप अगला साहित्य अकादमी पुरस्कार पढ़ते हैं तो आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है। हे पुरस्कार चरित्र लेखनास दिले जातात, पण आत्मचरित्रास दिले जात नाही। ये सब आत्मचरित्र को भी दिया जाता है, ये सब गलत है। ठीक है, इसलिए ये चुकीचा आहे। और दूसरा, मराठी लेखिका अनुराधा पाटील यांना त्यांचा लघुकथा लेखनासाठी पुरस्कार 2019 मध्ये मिळाला। ये इनको लघुकथा के लिए नहीं मिला, एक इन्होंने पोयम लिखी थी, उस पोयम के लिए इन्हें ये पुरस्कार मिला था। हालांकि अब ये इतिहास हो चुका है, अब इनके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन करने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगली बार जब आप पढ़ते हैं तो राष्ट्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार को अच्छे से पढ़ना है। और फिर शशि थरूर जी को किसके लिए मिला है? इंग्लिश लैंग्वेज के लिए इन्हें पुरस्कार मिला हुआ है। 23 भाषाओं में टोटल दिया गया। मग याचा उत्तर कोणतं? हा बरोबर आहे, हा बरोबर आहे, यानी ये दोनों चुकीचे आहे। कोणते? बी आणि सी। मग याचा उत्तर आहे बी आणि सी। पुढचा बघा, जगातील सर्वात मोठा अपृष्ठवंशी कणाहीन प्राणी कोणता आहे? मग हा फॅक्च्युअल प्रश्न आहे, याचा उत्तर आहे कोलोसल स्क्विड। पुढचा प्रश्न बघा, टाइम मॅगझिनने आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचा मासिकाने टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2019 यासाठी खालीलपैकी कोणाची निवड केली? इसका आंसर है ग्रेटा थुनबर्ग। और ग्रेटा थुनबर्ग काफ़ी न्यूज़ में भी थी। अभी ऐसा बोला जाता है कि जो किसान आंदोलन हुआ उन्होंने कुछ गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी की, और ये टाइम मैगजीन के ऊपर क्वेश्चन आता ही है कि पर्सन ऑफ द ईयर कौन रहा। जनरली इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, हालांकि अब इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं। उन्होंने यूएन में खड़े होकर कुछ स्पीच दी थी, यू ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, और सब वो पृथ्वी में जो प्रदूषण हो रहा है उन सब के लिए उसने रिस्पॉन्सिबल दिखाया था बहुत सारे लोगों को। मग याचा उत्तर आहे ग्रेटा थुनबर्ग। पुढे बघा, फिर ये बेलगांव विवाद काफ़ी न्यूज़ में था, तो ये तो क्वेश्चन आना ही था, इसके ऊपर क्वेश्चन आया। चलिए इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। कौन से विधान अयोग्य हैं हे शोधा। बेळगाववर भाषेच्या आधारावर महाराष्ट्राने आपला दावा केलेला आहे। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए बेळगाव कहाँ पे है? अभी इस समय कर्नाटक में, और बेळगाव में बहुत सारे मराठी बोलने वाले लोग हैं। ऐसा बोला जाता है कि वहाँ पे 80 to 90% लोग मराठी बोलते हैं। फिर आपको पता होगा हमारे जो राज्यों का गठन हुआ वो किसके आधार पर हुआ? भाषाई आधार पर, भाषा के आधार पर। तो जहाँ पे ज़्यादा मराठी बोलने वाले लोग हैं वो महाराष्ट्र को एरिया मिलना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली वो किसके पास है? कर्नाटक के पास है। ठीक है, तो ये तो एकदम करेक्ट है। हमने दावा करके रखा है, महाराष्ट्र ने दावा करके रखा है, किस वजह से? कि वहाँ पे मराठी वाले बोलने वाले बहुत लोग हैं, इसलिए वो बेलगांव वाला जो एरिया है वो किसे मिलना चाहिए? महाराष्ट्र को मिलना चाहिए। काफ़ी विवाद है महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में। बेळगाव हे स्वतंत्र पूर्वी हैदराबाद संस्थानाचा भाग होता।
ये गलत है, ये हैदराबाद संस्थान का भाग नहीं था। ये किसका भाग था? बॉम्बे स्टेट का पार्ट था, हैदराबाद का ये पार्ट नहीं था। फिर सध्या बेळगाव हा कर्नाटक मधील जिल्हा आहे, ये तो एकदम सही है। फिर गेली अनेक वर्षापासून बेळगाव सीमा विवाद प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालय प्रलंबित है, ये भी गलत है। मुंबई उच्च न्यायालय में ये विवाद नहीं है, इसके लिए एक प्राधिकरण बनाया गया है, उस प्राधिकरण में ये पूरा का पूरा विवाद पेंडिंग है। तो इसमें से पूछा है कौन सा अयोग्य विधान कौन सा, तो अयोग्य विधान ये है एक, तो हा एक अयोग्य विधान आहे और हा एक अयोग्य विधान आहे। मग याचा उत्तर कोणतं? बी आणि डी, ये दोनों बरोबर है। भाषा के आधार पर हमने उसके ऊपर दावा करके रखा है। और दूसरा, सध्या बेळगाव हा कर्नाटक मधील जिल्हा आहे। पुढे बघून घ्या, ये व्हीप के बारे में क्वेश्चन है, व्हीप के ऊपर। चलिए, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, इसलिए इसको फटाफट देखते हैं। भारतातील प्रतोद विषयी योग्य विधाने निवडा। प्रतोद के विषय में कौन सा विधान सही है? तो ये जो ABCD 4 हैं, ये चारों के चारों सही है। कायदे मंडळातील सभागृहात पक्षांतील सदस्यांचे शिस्त आणि वर्तन यासाठी प्रतोद जवाबदार असतो। यानी देखिए, जैसे कोई बीजेपी का, मान लीजिए कांग्रेस का सदस्य है और वो बीजेपी के पक्ष में वोट कर देता है, तो गलत बात है, क्योंकि वो संसद में किसकी वजह से गया? बीजेपी की वजह, सॉरी कांग्रेस की वजह से, और वो बीजेपी की तरफ वोट कर रहा है, तो ये सही नहीं माना जाता। तो इसके लिए जो पार्टियां होती वो व्हिप जारी करती कि आप किसके पक्ष में वोट करेंगे, अपने ही पक्ष में, यानी पार्टी की जो लाइन है उसके पक्ष में वोट करेंगे, पार्टी के अगेंस्ट नहीं जाएंगे आप। तो ये सत्य है, और ये फिर ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली से ली गई है। हमारा तो बहुत सारा संविधान ही, ऐसा 75% संविधान हमारा ब्रिटेन से ही लिया गया है। चलिए, जो भी है ठीक है। अतिरिक्त प्रतोदाचा सहाय्यसह एक मुख्य प्रतोद असतो, ये भी करेक्ट है। राष्ट्रपतीचं निवडणुकीवेळी प्रतोद खासदार आणि आमदार यांना विशिष्ट रीतीने मत देण्यासाठी निर्देशित करू शकत नाही, ये बिल्कुल सही है। जो व्हिप है, ये कब व्हिप जारी नहीं हो सकता? जबकि राष्ट्रपति का चुनाव हो, तो व्हिप इनके ऊपर लागू नहीं होगा। पुढे बघा, आरे दुग्ध वसाहती विषयी योग्य विधाने शोधा। आरे दुग्ध वसाहत किधर है? आपने सुना होगा, संजय गांधी नेशनल पार्क के बारे में। संजय गांधी नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है? हमारे यहीं पे है, मुंबई में आपको देखने को मिलेगा, ठाणे में। तो ये ऐसा है, ये दूध उत्पादन के लिए खास जगह दी गई थी, बट बाद में इसको बफर जोन बना दिया गया। किसके बीच में? देखो, ये संजय गांधी नेशनल पार्क है और ये मुंबई सिटी है, इसके बीच में ये बफर जोन है इतना, ताकि जो पशु पक्षी हैं, ये जो जानवर है संजय गांधी नेशनल पार्क के, वो इसमें ना जा पाए शहर में, ये इतनी जगह में घूमते रहें। कहाँ पे? ये बफर जोन में। बफर जोन का मतलब क्या? कि इंसान भी यहाँ जा सकता है और जानवर भी यहाँ आ सकते हैं, इसलिए यहाँ जानवरों और इंसानों का एनकाउंटर देखने को मिलता है। यहाँ पे अक्सर ये जो तेंदुआ होता है वो यहाँ पे इस जगह पे देखने को मिलता है, कई बार आपने वीडियोस में देखा भी होगा। वहीं इसके बारे में कौन सा योग्य विधान है? तो इसके बारे में सिर्फ ए छोड़ के बाकी सब करेक्ट है। आर्य वसाहतीचे उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने केले होते, ये दूध के लिए था कि यहाँ पे दूध प्रोडक्शन अच्छे से किया जाएगा, बट ऐसा कुछ की बजाय वहाँ पे क्या होता है, उसको बफर जोन बना दिया गया। आरे जंगलातून 1970 नंतर फिल्म सिटी तैयार करण्यात आली। आरे जंगल में ही आपको 1970 के बाद में क्या बनी हुई मिली? फिल्म सिटी वहीं पे। याची निर्मिती दुग्ध विकासासाठी दिलेल्या जमिनीवर करण्यात आली, और ये जो फिल्म सिटी बनी ये दूध के लिए दी गई थी जगह, बट वहाँ पे फिल्म सिटी बना दी गई, यानी ये गलत है। ही वसाहत 1946 मध्ये तयार झाली, ये नहीं, तब तयार नहीं हुई, बाद में तयार हुई स्वतंत्रता के बाद में। सो पुढे बघा, भारतातील हवेच्या गुणवत्ता निर्देशांकाचा विषय योग्य विधाने शोधा। हवा की गुणवत्ता के बारे में कौन सा विधान सत्य है? तो इसका आंसर है ABCD सभी बराबर है। तो ये प्रदूषण बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन बनना ही था। हा निर्देशांक हवाची गुणवत्ता दररोज नोंदवतो, बिल्कुल सत्य है। रोज ये क्या करेगा? रोज ही ये हवा की गुणवत्ता दिखाता है। जेवढा हा निर्देशांक अधिक तेवढी हवेचा प्रदूषणाची पातळी अधिक असते, यानी ये जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, जैसे कम है, मान लीजिए 5 है तो आपके यहाँ प्रदूषण कम है, 6 हो गया तो प्रदूषण बढ़ गया, 7 हो गया, इस तरह से अगर बढ़ता गया तो ये प्रदूषण बढ़ रहा है, इसका मतलब ये निर्देशांक भी बढ़ रहा है हवा का। फिर दिया है भारताचा 500 गुणांचा बिंदूचे प्रमाण वापरतात, यानी 500 अंकों का हम क्या यूज़ करते हैं? गुणांक यूज़ करते हैं 500 अंकों का, यानी जो भी हमें मार्क्स देने होते हैं वो 500 में से दिए जाते हैं। हा निर्देशांक मोजण्यासाठी मॉनिटर मुख्य प्रदूषकाचा केंद्रीकरणाची नोंद घेतो, ये भी एकदम करेक्ट है, यानी ये सभी करेक्ट है। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, इसलिए इसको फटाफट देखते हैं। एक अजून प्रश्न बघा, भारताचा राष्ट्रीय कौशल विकास संस्थेचे उद्दिष्ट आहेत।
आपको पता होगा राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम हमारी सरकार चला रही, केंद्र सरकार, उसमें यह है कि जो युवा है उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है बहुत तरीके का, ताकि वो इंडिपेंडेंट बने, कुछ रोजगार खोलें अपने लिए, कुछ व्यवसाय ओपन करें। जैसे मान लीजिए आपको पोल्ट्री फार्म की कोई प्रशिक्षण चाहिए, आप पोल्ट्री फार्म ओपन करना चाहते हैं, तो सरकार क्या करेगी, उसके लिए आपको क्या देगी, प्रशिक्षण देगी। और वो प्रशिक्षण देने के बाद कुछ फाइनेंशियल हेल्प भी प्रोवाइड करती है, ताकि आप अपना बिझनेस भी ओपन कर पाए। तो ये यहाँ पे यही लिखा है, कौशल्य प्रशिक्षणाचा भारत सरकारचा पंचवार्षिक योजनांचे समर्थन करणे। 5 साल के लिए सरकार ने इसके लिए योजना बनाई है, पंचवर्षीय योजना नहीं है, ध्यान रखना, पंचवर्षीय योजना एक अलग चीज होती। कौशल्य प्रशिक्षण यानी लोगों को प्रशिक्षण दिया जाए, उन्हें कुशल बनाया जाए, ताकि वो काम कर पाए। जॉब के ऊपर सब डिपेंडेंट नहीं रह सकते, किसी को जॉब मिली किसी को नहीं मिली, तो फिर बेरोजगार रहने से बेटर है कोई बिझनेस ओपन कर लिया जाए। सर्व क्षेत्रांमध्ये कौशल्य विकासाचे आयोजन करणे, सभी क्षेत्रों में कौशल विकास का आयोजन करना। विद्यमान कौशल्य विकास योजनाचा परिणाम कारकचे मूल्यांकन करणे, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, इसमें सिर्फ ये गलत है। उन्नत समाजासाठी आर्थिक स्वावलंबनातून महिलांचे सक्षमीकरण करणे, ये महिलाओं के लिए नहीं है, ये सभी के लिए हो। सिर्फ महिलाओं का सक्षमीकरण होगा, सशक्तिकरण होगा, यही नहीं है, बल्कि सभी का होगा, पुरुषों को भी इसमें प्रशिक्षण दिया जाता है। मग याच्यामध्ये बरोबर कोणता आहे, फक्त ए बी सी, म्हणजे डी चुकीचा आहे, उरलेले सगळे बरोबर आहे। सो दिस इज द एंड ऑफ द व्हिडिओ। खूप खूप धन्यवाद। शेवटी जय हिंद, जय महाराष्ट्र।